हमारे पास ना कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड है। अब वो कीवर्ड क्या करता है, कांस्टेंट बनाने के लिए हेल्पफुल है। जिसमें यहाँ जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट रीजन आई इज इक्वल टू 190, ये मैंने सेंड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कैसे करते हो देखो, तार अगर कोई टुकड़ा तो डायरेक्ट करके देखो। स्लैब 190 जो है ब्लैक कलर का अगर मैं इसका अप्लाई करवा 09 किया यहाँ पर क्या होगा अप्लाई कौन से कांस्टेंट बनाएंगे। इसी तरीके से ना हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसे बोलते हैं एनुमरेटेड। ब्लैक वायर भी आपको ऊपर जा रहा है, तो ब्लैक वायर नहीं वो ऊपर जा रहा है, ऊपर कहीं जॉइंट लगाइए सबके कहाँ पे सबकी चलो दिखाओगे। तो जैसे मैं यहाँ आपको और एक एनुमरेटेड कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं लिया नम, मैंने यहाँ दे दिया डेज, डेज में ये वैल्यू दे दी जन फेब मार्च। अब अगर मैं इसमें इसका वेरिएबल बना सकता हूँ डेज D1। अब ये जो डेज है ना, इसके अंदर जो वैल्यूज जाएंगी आप जैन दे सकते हो, यानी डायरेक्ट ये साइन कर दोगे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक। लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो डिस्प्ले करते हुए आपको कुछ ये लिखना पड़ेगा %D1। अभी जितने भी आपने वैल्यू दिए ना, इनको एक सिंबॉलिक वैल्यूज मिल गई। जैसे जैन को 0 मिला, फेब को 1, मार्च को 2 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से 0, 1, 2 इस तरीके से वैल्यू सप्लाई करती है। तो जैसे मैं इसे कंपाइल करता हूँ 0 वाले, और आप चाहते हो कि नहीं सर इसको कुछ और वैल्यू देनी, तो यहाँ आओ, यहाँ वैल्यू दे दो 21। तो अगर आपने इसे 21 दिया तो ऑटोमेटिकली फैब्रिक को पता है क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा। वो एक एक बढ़ा देते हैं। अगर आप सबको ही अलग अलग देना चाहते हो तो यहाँ आओ, 10 दे दो, मार्च को 11 दे दो। अब ये यूज़ क्यों जाते हैं कि ये जाने का रीज़न क्या है। मान लो आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में थोड़ी क्लैरिटी लानी है। अगर नॉर्मली लिखेंगे तो इतना बेटर मैनर से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, पर अगर इस तरीके से लिखा जाएगा जैन फेब इस तरीके से, तो इसलिए हो जाएगा। जैसे बुक में इसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इनम का, जैसे उसने लिया पहली एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ले लिया, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंट एंड स्टोर। ऑटोमेटिकली असेंबली को 0 मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग को 1, अकाउंट्स को 2, स्टोर को 3। अब जब उसे वैल्यू स्टोर करनी होगी तो वैसे लिख देगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और जब वैल्यू डालनी होगी तो इन्हीं में से वही वैल्यू डाल देगा। बस की एक लिमिटेशन है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो इंटीजर फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं %D कर रहा हूँ तो ये इंटीजर इक्विवेलेंट ही दिखाएगा इसका, कभी ये शो नहीं कर सकता आपको कि जैन दिखा दे, फिर फेब दिखा दे या मार्च दिखा दे, उस तरीके से आपको आउटपुट शो नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके के केसेस में हम एनिमेशन को यूज़ करते हैं कि हम इसने अब रीनेमिंग डेटा टाइप विद टाइप डेफ, तो वो हमने भी ट्राई आउट किया ही था। इसका इम्प्लॉय पूरा लिखने के बजाय आप स्मॉलर पी से कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग भी देख लीजिए। अब एक हमारी बिट फील्ड है, मान लो मुझे किसी की ये वैल्यू सेव करनी है कि पर्सन मेल है या फीमेल है, तो अगर मैं उसकी डेटा टाइप बनाऊं तो क्या बनाऊं। नॉर्मली हम ये ले सकते हैं कैरेक्टर वेरिएबल ले सकते हैं, जिसमें CH ले लें, Y का M का मतलब मेल मान लें, F का मतलब फीमेल मान लें। तो ये वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सोचो स्टेटस को स्टोर करने के लिए वैल्यूज कितनी चाहिए। अगर मैं 0 मान लूँ मेल के लिए और 1 मान लूँ फीमेल के लिए, तो कितने बिट यूज होंगे। सिर्फ एक बिट यूज होगा,
तो बिट फिल ऐसी सिचुएशन के लिए है जहां आपको पता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा सेम नहीं बड़ी नहीं आने वाली। जैसे वो यहीं पे ये बता रहा है कि जब सपोज करो अगर सिर्फ दो वैल्यूज की बात करें तो 1 और 0 0, अगर आपको एक वेरिएबल स्टोर करना है जिसकी वैल्यू 0 से 3 तक जा रही है तो वो 2 बिट में ही स्टोर हो जाएगी। क्योंकि अगर मुझे यहाँ ओके है क्योंकि एक ओके का जांच चल रहा था, ये हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। ओके करने के जैसे 0 बिट पे टर्न होता है 0 नंबर, अगर 1 स्टोर कराना हो तो 1, अप्लाई कर गारंटी 2 स्टोर कराना हो 10, कितना साल हो 11 इस तरीके से। अप्लाई कर मैं यानी 0 अप्लाई कर 1 2 ऐसा मतलब फिर पता एक्चुअली क्या होता है न्यूट्रल फेस ठीक है। तो ये 0 1 2 भी आ गया, यानी अगर आपको 3 नंबर सेव करने हैं तो 2 ही बिट काफी आपके लिए। तो आप इस तरीके से बिट फिल बनाते हैं। तो बिट फिल बनेगी कैसे? जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही आप लगा लो स्ट्रक्चर इसी का। बनाते हैं। यहाँ ये एमसी भी ठीक है आपका, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसको ट्राई कर लो। ठीक है ये शॉर्ट सर्किट कर रहा ना, ऑन करोगे तो आ जाएगा ना। ओके ये और को लेंगे ना, ये आ गया। यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाओ, आप लिखो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये देखो। अब बिट फिल लेनी है तो मैं लिखा अनसाइंड, अनसाइंड लिखो सिंपली और यहाँ लिखो जेंडर और लिख दो कॉलन 1। कॉलन 1 का मतलब कितने बिट? सिर्फ एक बिट होल्ड करेगा। तार से टुकड़ा होता है ना, तो पहले आपको सेट हो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई ले, यहाँ है ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू 0 डाला, लिया प्रिंटफ %d ई डॉट जेंडर। अगर आप ये वैल्यू डालोगे 0 सेव हो जाएगा। अगर मैं 1 डालूं 1 भी सेव हो जाएगा। अगर मैंने इससे ज़्यादा डाल दी तो मतलब ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर 3 डाल दी तो जो लास्ट का बिट बनेगा वही आपका सेव हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बिट फिल इस पैटर्न के लिए यूज़ की जाती है जब आपको पता हो कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। अगर मैंने इसे 2 बिट रखा होता ये 3 को भी एक्सेप्ट कर लेते, अभी 4 को एक्सेप्ट नहीं करता। ये इस तरीके से चलेगा। अगर आप एक रेंज बनाना चाहते हो तो ये रेंज इसमें दे देगा, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। अब वो कहता है इसका अल्टरनेट ये था, मेल फीमेल इस तरीके से बनाते हैं, पढ़ते हैं वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो ये बिट इतना होता है। अब मैं अगला एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम लिया void मैसेज और यहाँ लिया printf हेलो void main लिया, मैंने यहाँ पे लिया printf और यहाँ मैंने ले लिया %u और खाली मैसेज लिखा। हम %u नॉर्मली कब लगाते हैं? जब एड्रेस की बात होती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होते हैं इनका खुद का भी एड्रेस होता है। यानी अगर मैं यहाँ चलाऊँ तो इसका एड्रेस है 657, यानी कि जितने भी हैं इनका अपना क्या है, अपना क्या है, इसका एड्रेस भी होगा। तो यानी कि अगर इसका एड्रेस है तो मीन्स इसका पॉइंटर हो सकता है। हम एक्चुअली बात कर रहे हैं ऐसा पॉइंटर बनाने की जो किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करे। तो वो बनेगा कैसे? अब यहाँ लिखा void स्टार ptr और ये इसका मतलब क्या हुआ? ptr एक पॉइंटर है, ये पैरेंथेसिस में बताती है कि ये एक तरह का फंक्शन पॉइंटर है और एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट आउट करेगा जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। और इसकी जो रिटर्न टाइप है और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? void हो। ये इस तरीके से काम। अब अगर इसे एड्रेस देना तो आप ऐसे आओगे ptr इज इक्वल टू मैसेज और जब आपको उस फंक्शन को कॉल करना है तो आप सीधा लिखोगे स्टार ptr
बाहर से कैसे कॉल करोगे? चेक करता है थोड़ा बहुत ना लग रहा है मुझे मालूम ये पॉइंटर फंक्शन, ये समझ में आया? ठीक है, यानी कि जैसे पॉइंटर नॉर्मली होता है, इसका भी पॉइंटर एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसके बाद ना एक हमारे पास फंक्शन आता है कि एक ऐसा फंक्शन बन सकता है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर अभी हम लगा के चलें, अभी क्या होता है, अभी आपका फंक्शन होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। मैं ये चाहता हूँ जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डाल दें वो से संभाल लें। ऐसा कोई फंक्शन देखा अभी तक हमने? हमारा प्रिंट है कोमा लगाते जितने मर्जी आर्गुमेंट डाल दो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ जाए जो जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर ले, वो कैसे बनेगा मुझे पता। तो उस फंक्शन को बनाने का तरीका क्या है? यहाँ है, मैंने एक इंटीजर लिया, सम लिया, इंटीजर और ट्रिपल डॉट लगा। ये सिंटैक्स होता है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को हैंडल करना। इंटीजर जो पहला इंट है वो रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डालने, उसका पूरी लिस्ट सप्लाई कर दो, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो गए वो अपने आप से संभाल लें। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, वाइड में ही लेता हूँ, एक आंसर लिया, क्लियर स्क्रीन, आंसर इज इक्वल टू सम, मैंने कहा 5 आर्गुमेंट डाले, 5 आर्गुमेंट सप्लाई कर दिए, प्रिंटफ आंसर परसेंट डी आंसर शो, फिर ये आंसर इज इक्वल टू सम, मैं क्या 2 ही आर्गुमेंट डाल दूँ। मतलब ये फंक्शन है अभी इतना फ्लेक्सिबल है कि जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट डाल लो ये उसे संभाल लो। कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअली करवाना क्या चाहते हैं? ठीक, सिंटैक्स समझ में आ गया, पर लेकिन अब वो जो ट्रिपल डॉट वाले जो वैल्यूज होगी उन्हें गेट कैसे किया जाए, उसके लिए आप क्या करो, आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। इंट सम, इंट में तो ले लिया मैंने काउंट और यहाँ ले लिया ट्रिपल डॉट। अब आपको लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैंने इंटीजर एस लिया, ठीक है, और एक नम नाम का वेरिएबल लिया। उसके अलावा एक हमारे पास va अंडरस्कोर लिस्ट ptr लिया। अब ये va अंडरस्कोर लिस्ट क्या है? ये ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड वर्ड है जो कि आपके इस हेडर फाइल के अंदर है। ठीक, ये क्या है? एक तरह का एरे है जो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जो va arg और va end के पास है। और va मतलब arg का मतलब वेरिएबल आर्गुमेंट, और ये इस हेडर फाइल में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, सबसे पहले ये हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ एक पॉइंटर ले लिया, उसके बाद मैंने s को इनिशियली लिया 0। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ आया और मैं लिया va अंडरस्कोर स्टार्ट, और स्टार्ट में ये करे जो मैंने ptr लिया है उसमें टोटल नम डाल दें, यानी जितना काउंट है वो स्टार्ट इनिशियलाइज कर दें, यानी कि इस ptr के पास पहला वेरिएबल आ जाए। अब आपने एक एक करके वो वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या लिया, लूप चलाया, नम इज इक्वल टू 1, कब तक चले, नम लेस देन इक्वल टू काउंट नम प्लस प्लस, और यहाँ क्या करना है, s इज इक्वल टू s प्लस va अंडरस्कोर arg, और हमने डाला ptr में कौन से नंबर की वैल्यू, पहले नंबर की वैल्यू निकाल, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न एस चलाया, एक क्या है यहाँ, यहाँ पे टाइप बतानी थी, किस टाइप की वैल्यू निकाल चलाया उसने, दोनों सबका सम करता है। PHP के सब बताऊँ, मतलब ये आपका वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है, और प्रिंटफ इसका एक एग्जांपल है। मतलब प्रिंटफ जो है वो इसी एक्सपेक्ट पे, इसी कंसेप्ट पे काम करता है। फिर उसके बाद जो उसका लास्ट टॉपिक है वो यूनियन। यूनियन और स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, उसी पे दोनों काम करते हैं। जैसे हम यहाँ आए, एक यूनियन ए लिया जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर नम,
और एक कैरेक्टर CH2। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर आप इस तरीके से बनाओ स्ट्रक्ट EMP इरेजर नम और कैर CH2, तो कैरेक्टर ये स्ट्रक्चर ये कहेगा कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितनी मेमोरी मिलेगी, 2 बाइट्स इसके, 2 बाइट्स इसके, तो टोटल आपको मिलेंगे 4 बाइट्स। अगर ये चीज यूनियन में हो तो यूनियन में कहता है कि सबसे ज्यादा कौन सी वो डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा मेमोरी लेती है, 2 बाइट्स ही हैं, तो सिर्फ 2 बाइट्स ही एलोकेट करें, यानी कि यही 2 बाइट्स उस नम नाम के वेरिएबल के लिए भी हैं और यही 2 बाइट्स उसके लिए भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप यूनियन यूज कर रहे हो तो आप इन 2 वेरिएबल में से एट अ टाइम एक ही वेरिएबल पे काम कर सकते हैं। और ये कब यूज किया जाता है, जब आपको ऑप्शन में काम करता हूँ, जब आपको लग रहा हो कि या तो ये वाले यूज होंगे या तो ये वाले यूज होंगे, इसके अलावा हम यूनियन को वैसे यूज नहीं करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ यूनियन का वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ आया, मैं ले यूनियन एक की नाम का वेरिएबल ले और इस की डॉट नम में मैंने 512 ले, ठीक है, और printf %d की डॉट नम कर दिया, आंसर आ जाएगा। अगर मैं ये लिखूं की डॉट ch इज इक्वल टू 3 और फिर मैं लिख दूं printf %d की डॉट नम, तो की डॉट नम का आंसर क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे सॉरी बंद। अभी यहाँ पे इसमें एक कहानी बताई हुई है, उस कहानी को हमें यूज करना। अब वो ये कहता है कि आपने 512 डाला, इसका स्काई कोड ही होता है, तो स्काई इसका बिट पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, बिट पैटर्न में ये सब आया। अब वो कहता है कि हाई बाइट ऐसे है, लो बाइट ऐसे है, यानी कि जो पहले पोजीशन 8 बिट थे उनको ये मिल गया, यानी यहाँ पे ये आ गया 0 0 0 10 और इसमें आ गया 0 0 0 0 0 0 0 ये वैल्यू था, ठीक है। अब CH0 में ये है, CH1 में, तो कहता है इंटरनली ऐसा नहीं होता। इंटरनली क्या कहते हैं कि जो आपका CPU है वो फॉलो करता है इंटेल एंडियन आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा कि लो बाइट है वो आगे सही होंगे और जो हाई बाइट है वो पीछे से होंगे, यानी कि ये इधर की बजाय इधर से और ये इधर से, इतना फंडा समझ है। आप कहते हो CH1 में 3 आ जाए, 3 का बिट पैटर्न क्या है ना, और जो CH1 है, ठीक है, वो कौन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो इस बिट पैटर्न को हटा के ये वाला बिट पैटर्न डाल देगा। और जब ये नंबर सीधा होगा ये कुछ 0 0 0 0 0 11 ये नंबर कुछ ऐसा बन चुका है, यानी अब आपका 512 चेंज हो चुका है 768 हो गया। बस ये कुछ नहीं है, देखो ना, इसका बिट पैटर्न ये है, नॉर्मली पहला बाइट ये, दूसरा बाइट ये, हमें लगता है ऐसे सेव होना चाहिए, लेकिन वो ये कहता है कि जो CPU होता है वो ऐसे सेव नहीं करता, जो हायर बाइट है वो बाद में सेव होंगे, लोअर बाइट बाद में पहले सेव होंगे, ऐसे सेव हो गया। मैंने CH1 में 3 डाला, 3 का बिट पैटर्न 11 होता है, यानी उसने इस पैटर्न को हटा के यहाँ पे ये डाल देना, फिर ये रिवर्स होगा तो ये 768 की रिप्रेजेंटेशन
760 का बिट पे करना है। हाँ तो उसके बाद रुपये ठीक है से 11 यहाँ पे 3 का 11 होता है ना, तो CH1 इक्वल टू 3 किया था, 11 आ गया तो ये कैसे पीछे तो 0 0 लगा देगा अपने से, 0 0 तो अपने आप लगा देगा, इनपुट पूरे करने होते हैं ना, तो जो रह जाते हैं तो 0 0 आ जाते हैं, ये ऐसे काम होता है। तो ये वो कहानी है ये यूज की। बाकी इसका यूज कहाँ किया हुआ इसने, जैसे बताते हैं, मान लो आपकी सिचुएशन है जिसमें या तो आप पर्सन की हॉबी लिखोगे या उसका व्हीकल नंबर लिखोगे, आप चाहते हो दोनों में से एक ही ऑप्शन यूज हो सकती है, तो वो क्या कहता है, इसको क्या करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें इनको बनना है, एक स्ट्रक्चर इनफो टू बनाओ जिसमें व्हीकल नंबर डिस्टेंस है, और एक यूनियन इन्फो बना दो, स्ट्रक्ट इन्फो ए स्ट्रक्ट इन्फो बी का 2 वेरिएबल बना। अब हमें पता है यूनियन क्या करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक असेस करेगा, और यूनियन इन्फो को यहाँ बना दिया तो आपकी मेमोरी सेव हो गई। उसका एक वोलाटाइल है, ये नॉर्मली जब आप हार्डवेयर के कोई प्रोग्राम बनाते हो उसमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना जो एक्सप्लिसिटली किसी फैक्टर से चेंज हो जाए, तो उसको वोलाटाइल बनाना। यहाँ पर ये वाला फंडा जितना है यूनियन के लिए रोल हमारे यहाँ पर एक तो फिर तो नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो वो स्ट्रक्चर में यूज कर लो, लेकिन आपके पास एक प्रोविजन है, यानी कि अगर ऐसी चॉइस बनी तो आप ये वेट कर सकते, तो वहाँ आप किसी तो वहाँ भी आप स्पीड फिर यहाँ भी ये वाला चैप्टर लास्ट के टॉपिक्स हैं, तो बहुत रेयर ही बच्चे करते हैं, तो कुछ समझते हैं, कुछ रेयर होते हैं। पेन ड्राइव